फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। यस, हम लोग चैप्टर 22 एंटरप्रेन्योरशिप का कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आखिरी पड़ाव में है, लास्ट चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है समाज के प्रति, और साथ ही साथ समाज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस एंटरप्रेन्योर के प्रति, इस बारे में जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर या आप किसी भी इलाके में किसी भी एरिया में कोई फर्म बिजनेस इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि उस इलाके को किस तरह से डेवलप करवाया जाए। तो उसी तरीके से उस इलाके के लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एंटरप्रेन्योर के लिए, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ये सारी चीजों को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पे हम लोग बात करेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट entrepreneurship is just entrepreneurship is not just about starting a business or earning profit to successful in the long run, and entrepreneur must maintain discipline and act responsible towards society। एक entrepreneurship का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पैसे कमाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना बिजनेस को स्टार्ट करके, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि वो समाज के प्रति बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो डिसिप्लिन है, वो मेंटेन करके रखें। एंटरप्रेन्योरल डिसिप्लिन रेफर टू द सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट that an entrepreneur apply in managing business activities efficiently. Without discipline, even innovative ideas may fail. Social responsibility means that the entrepreneur should not focus only profit but also consider द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि एंटरप्रेन्योर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो प्रॉफिट पे फोकस करे, यानी कि काम करके पैसा कमाए, बल्कि उसके साथ साथ समाज के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, कस्टमर्स को फायदे के लिए, कम्युनिटी के फायदे के लिए, एंड द एनवायरमेंट, ये सारी चीजों के लिए भी काम करे। अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर अर्न गुडविल। एक जो जिम्मेदार एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि समाज में रह के जिम्मेदारी लेता है, वो गुडविल अर्न करता है। पैसे तो अर्न कर ही लेगा, बट गुडविल भी अर्न करना है, जिससे कि लोगों का एक फेथ बन सके उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उस एंटरप्रेन्योर के प्रति, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। In short, this chapter highlight how discipline and social responsibility are essential qualities for sustainable and ethic entrepreneurship। इस चैप्टर में हम लोग यही सारी चीजों को पढ़ेंगे कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर एक समाज के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है और एक सामाजिक जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। आइए बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कही जाती है? तो पहला बात आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द ड्यूटी ऑफ ऑब्लिगेशन of individual business or organization to act with the benefit of society at large, not just themselves. It is about making decisions and taking action that have a positive impact on the community, environment and stakeholder। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी बिजनेसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले जो बेनिफिट किसके लिए देखा जाता है? सोसाइटी के लिए, ना कि सिर्फ अपने लिए। और साथ ही साथ जो हमारा कम्युनिटी होता है, एनवायरनमेंट होता है, स्टेक होल्डर होता है, इसके लिए भी फायदा होना। इन सिंपल वर्ड, इट मीन डूइंग व्हाट इज राइट फॉर सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर पर्सनल और बिजनेस गेन। यानी कि ये ऐसा काम है जिसमें समाज के लिए क्या सही है वो करना, ना कि सिर्फ अपना पर्सनल बिजनेस गेन, यानी कि पर्सनल बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। इसका की पॉइंट कुछ है, फॉर इंडिविजुअल हेल्पिंग अदर, बीइंग ऑनेस्ट, रिस्पेक्टिंग लॉ एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। पहला चीज है कि लोगों की मदद करना, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना, जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, और प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है फॉर बिजनेसेस, इंश्योरिंग एथिक प्रैक्टिसेस, केयरिंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की केयरिंग करना, reducing population and reducing pollution and contributing to community welfare। यानी कि पॉल्यूशन को कम करना, अपने जो एम्प्लॉय है उसके लिए ध्यान रखना,
और साथ साथ जो कम्युनिटी है, समाज, उसके लिए फायदा पहुंचाना। फोर्थ नंबर पे आता है गोल, टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेल बीइंग, यानी कि समाज को आगे बढ़ाना। एग्जांपल, अ कंपनी प्लांटिंग ट्री, डोनेटिंग टू स्कूल और रिड्यूस वेस्ट है फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिए कि ट्री लगाती है अगर कोई कंपनी, डोनेट करती है स्कूल के लिए, ठीक है, वेस्ट को जो है वो रिड्यूस करती है, तो ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक समाज के प्रति। ऑन एन एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। एक एंटरप्रेन्योर, जिसको एक सियासी जिसको बोलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक बिजनेसमैन जो होता है, जो बिजनेस वो रिस्क लेकर स्टार्ट करता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, ठीक है। तो एन एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी रेफर टू द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन that a business owner has to contribute positively to the community while running their business. It goes beyond making profit and focuses on ethical, social and environment concern। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि प्रॉफिट तो वो कमाए, लेकिन समाज में रहने वाले लोगों का भला कैसे हो सके, समाज में रहने वाले लोगों की जरूरत कैसे पूरी हो सके, ये सारी चीजों को देखना और उसके अकॉर्डिंग जो है काम करना, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड सोसाइटी, सबसे पहला नंबर पे आता है बात प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आपको बात समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा आज के डेट में हमारे देश में जो जरूरत है वो एम्प्लॉयमेंट की। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी जिम्मेदारी भी होती है और ये कोशिश भी वही करता है कि हम जिस इलाके में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर रहे हैं वहां पे लोगों को जो है सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट मुहैया करवाया जाए, ठीक है। दूसरा है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कंज्यूमर वेलफेयर, चैरिटी एंड सोशल सर्विस और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योर क्रिएट जॉब, क्या क्रिएट करता है, जॉब क्रिएट करता है। हेल्पिंग रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, यानी कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और अनएम्प्लॉयमेंट दूर करता है तो जाहिर सी बात है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो सकेगा। सेकंड पॉइंट है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कंडक्ट बिजनेस ऑनेस्टी, अवॉइड फ्रॉड, करप्शन एंड इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर, एम्प्लॉय एंड सप्लायर, यानी कि कस्टमर्स के साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करना, ठीक है, ईमानदारी से काम करना, करप्शन को रोकना और साथ ही साथ एम्प्लॉय, सप्लायर और कस्टमर के साथ जो है ना फेयर ट्रीटमेंट करना। ऐसा नहीं किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, चीट करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मिनिमाइज मिनिमाइज पॉल्यूशन। पहला तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉल्यूशन होता है अपने फायदे के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत पॉल्यूशन करना, नहीं, मिनिमाइज पॉल्यूशन, ठीक है, कंजर्व रिसोर्स, अडॉप्ट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो हमारा इलाका डेवलप हो सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज में रहने वाले की डेवलपमेंट, सपोर्ट एजुकेशन, एग्जैक्टली स्कूल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसको हमेशा सपोर्ट करना, ठीक है। हेल्थ की तरफ फोकस करना, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल की तरफ ध्यान देना। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। इन्वेस्ट इन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट करना जिससे कि वहां के लोग जो है ना, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। नेक्स्ट वन जी कंज्यूमर वेलफेयर, प्रोवाइड सेफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस एंड इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि आप ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर्स को देना है जिससे कि प्राइस भी फेयर रहे और साथ ही साथ कस्टमर उससे सेटिस्फाई भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चैरिटी एंड सोशल सर्विस, कंट्रीब्यूट टू चैरिटी काउज, डिजास्टर रिलीफ और सोशल इनिशिएटिव टू अपलिफ्ट सोसाइटी, यानी कि इन केस अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई मामलात हो जाता है, तो उस समय में एक एंटरप्रेन्योर को अपने समाज के लिए एट अ टाइम खड़े रहना और उसके लिए चैरिटी देना, ठीक है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉलो लॉ को फॉलो करना जिस गवर्नमेंट ने बना रखी है, एंड रेगुलेशन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड ट्रस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि a factory owner not only produce goods but also sets up a school for children of worker। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ अपना फैक्ट्री बनाता है, वो स्कूल ही बनाता है कि हमारे यहाँ जो वर्कर है वो वर्कर के बच्चे या हमारे एम्प्लॉय के बच्चे उस स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर सके, अच्छे से पढ़ सके,
ठीक है, रिड्यूस इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ट्रीट्स एम्प्लॉय फेयरली, दिस सोन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी, just like entrepreneur have responsibility toward society, society also has certain responsibility toward entrepreneur, these help business grow, succeed and contribute back to the community। यानी कि जिस तरीके से एक entrepreneur जो है वो अपने एम्प्लॉय और अपने आसपास के रहने वाले लोगों के बारे में सोचता है, उसी तरीके से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज में रहने वाले लोगों की कि हम उस entrepreneur के बारे में उसी तरीके से सोचें। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टुवर्ड एंटरप्रेन्योर। अब देखिए सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो पहला तो नंबर 1 में लिखा हो प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, क्रिएटिंग फेवरेबल एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग स्किल्ड वर्कफोर्स, एक्सेप्टिंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट, इनकरेजिंग इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग एंड सपोर्टिंग फेयर पॉलिसी। नंबर 1 पे बात आता है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। हमारे समाज में अगर कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ नया इंडस्ट्री डाला हुआ है और हमारे समाज में रहने वाले लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए बच्चे के लिए स्कूल्स खोल रहे, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसके प्रति सबसे पहले तो हम उसके रिस्पेक्ट करें और उसको सपोर्ट करें। सोसाइटी शुड रिस्पेक्ट एंटरप्रेन्योर एंड सपोर्ट देयर इनिशिएटिव इंस्टीड ऑफ डिस्करेजिंग देम, यानी कि डिस्करेजिंग करने से अच्छा है कि आप उसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। सोसाइटी शुड हेल्प maintain peace, law and order, and entrepreneur can operate without fear or disruption। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोवाइडिंग स्किल्ड वर्कफोर्स। बाय एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल, सोसाइटी इंश्योर दैट एंटरप्रेन्योर हैव स्किल्ड वर्कर फॉर देयर बिजनेस। यानी कि अगर लोग ट्रेंड होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस एंटरप्रेन्योर को क्या होगा कि एक अच्छा से अच्छा जो है एम्प्लॉय मिलेगा, जिससे कि प्रोडक्शन करने में काम को आगे बढ़ाने में ज्यादा आसानी होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टिंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट। सोसाइटी शुड बाय एंड यूज गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय एंटरप्रेन्योर। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर कोई सामान को अगर बना रहा है तो सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उस प्रोडक्ट को खरीदे और उसका इस्तेमाल करे। ठीक है, विच हेल्प बिजनेस ग्रो, जिससे कि उसका बिजनेस ग्रो हो, और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट में अगर कोई कमियां हो तो वो जरूर उसको बताए जिससे कि उसको वो सुधारा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंकरेजिंग इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। सोसाइटी शुड अप्रिशिएट न्यू आइडियाज। सोसाइटी को अप्रिशिएट करना है कुछ नए आइडियाज का, स्टार्टअप्स का, एंड इनोवेशन, मोटिवेटिंग एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क, और उसको मोटिवेट करना है कि आपने ये रिस्क लिया है, आप इससे और आगे जाएंगे, जिससे कि वो इंकरेज हो, जिससे कि उसके अंदर में और काम करने की सलाहियत, इच्छा बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्टिंग फेयर पॉलिसी। सपोर्ट लॉज, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज दैट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि इस तरीके से जो जिसने गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन बनाई हुई है, ये सारी चीजों को भी प्रमोट करना। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, व्हेन अ कम्युनिटी इनकरेज a local startup, uses its product, provide skilled employee and appreciate innovation, it is fulfilling its responsibility toward entrepreneur। यानी कि इन सारे चीजों को मोटिवेट करना, अप्रिशिएट करना, इस चीज को आगे बढ़ाना, और जो एंटरप्रेन्योर किसी प्रोडक्ट बनाया गया तो उसका यूटिलाइज करना, ये जिम्मेदारी होती है समाज की। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस पॉइंट को आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बात। इसके अलावा हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इम्पॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड लॉ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड लॉ। बिजनेस रिलेटेड लॉ आपका क्वेश्चन में आ सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे कि इसके अंदर में नंबर 1 में आता है कंपनी एक्ट 2013 इन इंडिया। इसका क्या मतलब होता है, मतलब बिजनेस रिलेटेड लॉ क्या होता है। देखिए, लॉ तो आप लोग सुने होंगे, क्रिमिनल लॉ होता है, तो उसी तरह से कॉर्पोरेट लॉ होता है, उसी तरह से एक बिजनेस लॉ होता है। ठीक है, कि बिजनेस के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन उस लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि नंबर 1 पे मैंने लिखा कंपनी एक्ट 2013 इन इंडिया गवर्न द फॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी को चलाने के लिए जिस एक्ट को फॉलो किया जाता है वो कंपनी एक्ट 2013 इन इंडिया है। तो पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप लोग जैसे हायर क्लास में जाएंगे, ग्रेजुएशन पे जाएंगे, बीबीए बीकॉम पे जाएंगे, वहां पे आपको ये सारा एक्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आपको इस क्लास में सिर्फ जानना है कि कौन कौन सा एक्ट होता है। ठीक है,
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या है भाई, तो रेगुलेट एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, दो लोग जब आपस में कुछ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस जो एग्रीमेंट जो होता है पार्टीज के बीच में, लोगों के बीच में, वो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंश्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर लीगल एंड इनफोर्सेबल, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये लीगल होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट गवर्न द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर, जब भी कभी कोई सामान सेल परचेज किया जाता है और उसकी क्या राइट एंड ड्यूटीज होती है, क्या जिम्मेदारी होता है, ये सारी चीज जिस एक्ट के अंदर में आता है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 होता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी था, लेकिन अब ये अमेंडमेंट हो गया है, चेंज हो गया 2019, तो प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट एंड इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि कस्टमर्स की क्या राइट्स है, कस्टमर्स की क्या जिम्मेदारी है, कस्टमर्स को कोई भी दुकानदार बेवकूफ नहीं बना सकता, एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ये सारा जिस एक्ट के अंदर में आता है उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013 कही जाती है, ठीक है। लेबर लॉ कवर एम्प्लॉय राइट, मिनिमम वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी रेगुलेशन। देखिए लेबर के लिए भी गवर्नमेंट ने रूल्स लॉ बनाई है जिसमें कितना लेबर को वेजेस मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए काम करने का, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो लेबर लॉ के अंदर में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेगुलेट्स टैक्सेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स एंड लॉ। जो कंपनीज बड़ी बड़ी होती है वो टैक्स भी पे करती है, तो वो टैक्स कौन से लॉ के अकॉर्डिंग करेगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। एक आता है आपका फैक्ट्री एक्ट 1948, इंश्योर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्क इन फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री के अंदर में सेफ्टी हेल्थ और वर्कर के लिए जो वेलफेयर पे काम किया जाता है वो आता है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल लॉ, प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड इनकरेज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, एग्जांपल एयर एक्ट, वाटर एक्ट, यानी कि पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके लिए भी एक्ट है हमारा जो कि एयर एक्ट, वाटर एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जिसको आपको इन्वायरमेंटल लॉ बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, प्रोटेक्ट इन्वेंशन, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने कोई अपना बिजनेस बनाया हुआ है, आपने कोई अपना एक ब्रांड बना लिया, कोई आपने लोगो बना लिया, तो क्या आप उस लोगो को दूसरा आदमी इस्तेमाल कर सकता है, नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड करवा लिए हैं तो फिर आपका लोगो कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, दूसरा बिजनेस इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो, टाटा का लोगो, सैमसंग का लोगो, बहुत सारा लोगो होता है, तो उसी तरीके से इस लॉ को हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉ, रेगुलेट लोन, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इससे रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लॉ के अंदर में बात आ जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, अप्रोक्स हमारा जो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका एक प्रॉपर वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, जिससे कि आपको आसानी से सारा कुछ बात समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट पे फटाक से एक कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपका प्रॉब्लम्स को हम लोग जीरो बेसिक टू एडवांस क्लियर कर सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।